हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं अपनी वोकेबुलरी की सीरीज लर्न इंग्लिश फ्रॉम नरेंद्र मोदी उसको आगे बढ़ाऊंगा। पिछले हफ्ते मैंने एक नया प्रयास शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंग्लिश के बहुत ही खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्पीच में, अपने ट्विटर पे जो वो ट्वीट्स लिखते हैं उसमें, और अपने आर्टिकल्स में। तो उनमें से मैं शब्द चूज करूंगा और आपको सिखाऊंगा। ये है उसका भाग 2। जो इसका पहला वीडियो आया था उसमें मैंने ट्विटर पर जो प्रधानमंत्री ट्वीट लिखते हैं उसको कवर किया था, और इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अमेरिका के बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल उसमें एक कॉलम लिखा है, उसमें से वोकेबुलरी में देखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्न इंग्लिश फ्रॉम नरेंद्र मोदी। ये है वो आर्टिकल जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इस न्यूज़पेपर का नाम है द वॉल स्ट्रीट जर्नल, और इसका इन्होंने नाम दिया फॉर द यूएस एंड इंडिया अ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट्स एंड वैल्यूज। तो प्रधानमंत्री जी अभी 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। उनमें दूसरा देश जहां वो गए हैं वो है अमेरिका। तो अमेरिका में और भारत में जो इंटरेस्ट हैं और जो वैल्यूज हैं उनका कन्वर्जेंस होना चाहिए। तो एक वर्ड तो जैसे यहाँ कन्वर्जेंस हो गया, इसी तरह के कौन कौन से वर्ड कवर किए हैं पहले मैं आपको एक बार जल्दी से वो दिखा देता हूं, फिर सारे वर्ड्स एक एक करके हम कवर करेंगे। और 25 जून को इन्होंने ये लिखा था, यूरोपियन टाइम शाम को 5 बजे। इसमें एक शब्द मैंने चूज किया है कन्वर्जेंस, दूसरा स्टेडफास्टली, रिसर्जेंस। ये 3 मुख्य शब्द हैं। वैसे तो और भी शब्द हैं जो मैं कवर कर सकता था, जैसे इसमें कॉन्फिडेंस या म्यूचुअल या हेजिटेशन, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मुझे लगा जो सबसे डिफिकल्ट हैं वही शब्द मैं चूज करूंगा। इसके अलावा एक और शब्द है रोल आउट। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का रोल आउट हुआ है। उसके बाद है कंकॉमिटेंट, कंकॉमिटेंट के बाद है फॉर्ज, रिटेन, ओवरराइडिंग, रेडिकल, और ये जो शब्द है ये काफी डिफिकल्ट है, इसको बोलते हैं स्कर्ज, इनकन्वर्टिबल, एंड फाइनली प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है कन्वर्जेंस। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है द प्रोसेस और स्टेट ऑफ कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है देखते हैं। मान लीजिए ये 2 रास्ते हैं और ये बाद में दोनों एक साथ आ जाते हैं और मिलते हैं इस पॉइंट पर, तो ये दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं। अगर ये 2 रास्ते हैं और ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो ये डाइवर्ज कर रहे हैं। यानी कन्वर्ज का उल्टा शब्द होता है डाइवर्ज। तो या तो 2 रास्ते कन्वर्ज कर सकते हैं या डाइवर्ज कर सकते हैं। डाइवर्ज मतलब दूर दूर जाना, और कन्वर्ज मतलब 2 चीजों का पास आना। तो मोदी जी ने क्या लिखा देखते हैं। उन्होंने कहा, अ ईयर लेटर आई रिटर्न टू यूएस कॉन्फिडेंट इन द ग्रोइंग कन्वर्जेंस बिटवीन आवर 2 नेशंस। मैं 1 साल के बाद अमेरिका वापस आया हूं और इस विश्वास से हम दोनों देश जो हैं वो कन्वर्ज हुए हैं, यानी एक दूसरे के नजदीक आए हैं, और हमारे दोनों देशों में जो निकटता है वो बढ़ रही है, क्योंकि कन्वर्जेंस बढ़ रही है। तो ये इंडिया है, ये अमेरिका है, दोनों एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। तो इसके सिनोनिम है इंटरचेंज, मीटिंग पॉइंट या इंटरसेक्शन। तो ज्यादा अच्छा है, सबसे अच्छा सिनोनिम है मीटिंग पॉइंट, 2 चीजों का मिलना, नजदीक आना, या इंटरसेक्ट करना। अगले शब्द हैं स्टेडफास्टली और रिसर्जेंस। तो ये इन्होंने किस सेंस में यूज किए, पहले पढ़ते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। दिस कॉन्फिडेंस stems from the strength of our shared values and the stability of our systems. Our people and institutions have steadfastly viewed democratic change as an instrument for renewal and resurgence. कहने का मतलब ये है, मेरा जो ये विश्वास है ये इसलिए है क्योंकि अमेरिका और भारत आपस में उनकी शेयर्ड वैल्यूज हैं, यानी हमारे जो वैल्यू हैं, संस्कार हैं, हमारा जो जीने का रहन सहन का तरीका है काफ़ी मायनों में मिलता है, और हम दोनों ही स्टेबल कंट्री हैं। इसके अलावा हमारे जो लोग हैं और हमारी जो संस्थाएं हैं उन्होंने हमेशा जो डेमोक्रेसी है, लोकशाही, लोकसत्ता या लोकतंत्र आप बोल सकते हैं, उसको हमेशा ही एक रिन्यूअल और रिसर्जेंस का तरीका माना है, और ये इनका जो मानना है ये काफ़ी स्टेडफास्ट है। स्टेडफास्ट मतलब क्या होता है? स्टेडफास्ट मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं, जब आप बिल्कुल रेजोल्यूट हो जाते हैं। रेजोल्यूट मतलब जब आप अपने
अब जो आप सोचते हैं उससे अडिग नहीं रहते। तो भारत के जो लोग हैं और भारत की जो संस्थाएं हैं वो हमेशा से ये उनका अडिग विश्वास है, यानी वो स्टेडफास्टली व्यू करते हैं डेमोक्रेसी को। किस चीज का एक इंस्ट्रूमेंट? रिन्यूअल और रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब होता है जब आप किसी चीज में बढ़ोतरी करते हैं किसी नीचे जाने के बाद। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ये मैं किसी कंपनी का शेयर का प्राइस है वो गिर रहा है और फिर बाद में दोबारा उठ जाता है, तो उसे बोलेंगे कंपनी ने कर लिया रिसर्जेंस। तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहले हार रही थी चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन बाद में उन्होंने रिसर्जेंस किया और फाइनली जीत लिया। तो रिसर्जेंस का मतलब होता है जब आप रिकवरी कर जाते हैं, जब आप रीजुवेनेट का मतलब होता है किसी ऐसी चीज में दोबारा ऊर्जा भर देना, शक्ति भर देना जिसमें पहले शक्ति नहीं थी, या फिर हम इसे रिसरेक्शन भी कह सकते हैं। तो रिसर्जेंस का एक तरीका होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में रिन्यूअल और रिसर्जेंस ये संभव है। इसके बाद इन्होंने एक शब्द यूज किया, पॉइज्ड। अब पॉइज्ड के कई तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। पॉइज्ड का हिंदी में मतलब होता है की और अग्रसर। फॉर एग्जाम्पल, आप काफी मेहनत कर रहे हैं, यानी आप अपने जीवन में विकास की ओर अग्रसर हैं, यानी मैं कहूंगा यू आर पॉइज्ड फॉर ग्रोथ। पॉइज्ड का मतलब की और अग्रसर, और एक पॉइज्ड का मतलब और होता है, वो होता है बैलेंस्ड। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति से आप मिलते हैं और वो बहुत ही शांत स्वभाव का है, तो आप कहेंगे ही इज वेरी काम। काम मतलब काफी शांत है, पॉइज्ड है। पॉइज्ड मतलब काफी बैलेंस्ड आदमी है, बहुत ज्यादा इतराता नहीं है, बहुत ज्यादा गुस्सैल नहीं है और बहुत जल्दी एक्साइट नहीं होता, यानी काफी बैलेंस्ड आदमी है, पॉइज्ड है। तो मोदी जी ने यहां किस सेंस में यूज किया? क्या बैलेंस्ड यूज किया या की और अग्रसर यानी तरक्की की तरफ? तो उन्होंने ये यूज किया तरक्की की तरफ। कैसे यूज किया देखिए, आवर बाइलेटरल ट्रेड which already totals about 115 billion a year is poised for a multifold increase। उन्होंने कहा बाइलेटरल का मतलब होता है आपसी। हम अमेरिका से व्यापार करते हैं और अमेरिका हमसे व्यापार करता है, यानी दो दिशाओं में होता है, उसे बोलते हैं बाइलेटरल। बाई मतलब ही होता है दो, बी आई बाई और डी आई डाई, इन दोनों का मतलब होता है दो। तो आवर बाइलेटरल ट्रेड विच ऑलरेडी टोटल्स अबाउट 115 बिलियन अ ईयर इज पॉइज्ड फॉर अ मल्टीफोल्ड इंक्रीज। मल्टीफोल्ड मतलब कई गुना। तो भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार होता है वो साल में लगभग 115 बिलियन डॉलर के आसपास है, और वो कई गुना और होने की तरफ अग्रसर है, यानी पॉइज्ड फॉर अ मल्टीफोल्ड इंक्रीज। इसके बाद वर्ड यूज हुआ रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है किसी चीज को लॉन्च करना ऑफिशियली। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके लिए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया 30 जून की रात को, क्योंकि 1 जुलाई से रोल करना था। तो 30 जून की मध्य रात्रि को उन्होंने जीएसटी को किया रोल आउट, यानी उसको ऑफिशियली लॉन्च किया, उसका एक तरह से विमोचन किया, उद्घाटन किया, तो उसको बोलते हैं रोल आउट। अगला शब्द है कंकॉमिटेंट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है एसोसिएटेड या कनेक्टेड। एसोसिएटेड या कनेक्टेड मतलब अगर कोई चीज किसी चीज के साथ चलती है तो उसे बोलते हैं कंकॉमिटेंट, यानी नेचुरली एकम्पनिंग या एसोसिएटेड। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए किस तरह से यूज हुआ। These plans also showcase the enormous fruits of our relationships with enterprising US partners, worth many billions of dollars over the next decade alone, together with concomitant new employment opportunities across both societies। कहने का मतलब, उनका मतलब यह था अगर हम अमेरिका से बिजनेस करते हैं, अगर अमेरिकी कंपनी भारत में आती हैं, एफडीआई लेकर आती हैं या भारत में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो साथ साथ यानी कंकॉमिटेंट क्या होगा, उसके साथ ऑटोमेटिकली रोजगार के नए अपॉर्चुनिटी भारत में आएंगे, यानी जो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैं वो ऑटोमेटिकली साथ साथ आ जाएंगी, यानी वो कंपनीज को एकम्पनी करेंगी, उनके साथ आएंगी। इसको बोलते हैं कंकॉमिटेंट, यानी किसी चीज से एसोसिएट होना, किसी चीज से कनेक्टेड होना। यानी कि जो रोजगार होता है, जब नए उद्योग लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि रोजगार भी उससे एसोसिएट होते हैं या उसके साथ कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब होता है कोई भी ऐसी मजबूत चीज बनाना जो लंबे समय तक टिके। तो क्या चीज आप फॉर्ज कर सकते हैं? रिलेशनशिप्स। जैसे आपकी अगर किसी से कोई रिलेशनशिप है तो आप उसको मजबूत बना सकते हैं, बहुत ज्यादा एंड्योरिंग। एंड्योरिंग मतलब जो टिकाऊ हो, बहुत लंबे समय तक चले, जिसमें आसानी से परिवर्तन संभव ना हो,
और जो मुसीबतों को झेल सके उसको बोलते हैं एंड्योरिंग। और सक्सेसफुल, तो इसके सिनोनिम क्या है? बिल्डअप यानी बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज को फॉर्म करना, क्रिएट करना, एस्टेब्लिश करना या सेटअप करना, इन सब के मतलब एक ही है। ये हैं सारे समानार्थी शब्द। और ये किस सेंस में यूज किया मोदी जी ने? द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड स्किल्ड वर्कर्स हैज हेल्प्ड फॉर्ज एन एक्साइटिंग डिजिटल एंड साइंटिफिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। यानी अमेरिका और भारत में जो तकनीकी विकास है, साइंस है, इनोवेशन यानी नई चीजों को इजाद करना, और जो स्किल्ड वर्कर हैं, उन्होंने दोनों देशों के बीच में एक डिजिटल और साइंटिफिक पार्टनरशिप कंस्ट्रक्ट करने में या बनाने में मदद की है, यानी फॉर्ज करने में मदद की है। इसके अलावा उन्होंने रिटेन शब्द भी यूज किया। रिटेन का मतलब यह होता है जब आपके पास पहले से कोई चीज होती है और आप उसको अपने पास रखते हैं, उसको बोलते हैं रिटेन करना, यानी आप उसे अपने पास रखने में सक्षम होते हैं। एक तो होता है आपको कोई चीज मिली और आपने खो दी, तो वो आपने रिटेन नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में रैंक आई फर्स्ट, आप फर्स्ट आ गए। अगले साल अगर आप फिर फर्स्ट आए, उससे अगले साल फिर फर्स्ट आए, यानी आपने अपना जो प्रीमियर स्पॉट है, जो फर्स्ट पोजीशन है, वो रिटेन करी है। लेकिन अगर आप एक साल फर्स्ट आ रहे हैं, अगले साल आप फेल हो जाते हैं या आप पायदान में नीचे खिसक जाते हैं, तो फिर आप अपनी पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाए। यानी कोई ऐसी चीज जो आपके पास है उसको सुरक्षित रखना, उसको कंटिन्यू करना, उसकी पोजीशन को, उसको बोलते हैं रिटेन करना। ये एक वर्ब की तरह यूज होता है। और इसके सिनोनिम है प्रिजर्व करना, रिजर्व करना, कंजर्व करना या परपेचुएट। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत अच्छा शब्द है ओवरराइडिंग। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ओवरराइडिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं पैरामाउंट। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक होता है इंडिस्पेंसेबल यानी जिसके बिना काम ही ना चल सके। तो इंडिस्पेंसेबल और इंपॉर्टेंट में फर्क है और वेरी इंपॉर्टेंट में भी फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट कोई चीज है जिसके बिना काम चल सकता है, लेकिन अगर वो हो तो अच्छा है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसकी डिग्री को बढ़ा देता है, लेकिन इंडिस्पेंसिबल होता है जिसके बिना वो चीज हो ही नहीं सकती। तो ये है तीनों में फर्क। और ओवरराइडिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कोई बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है तो हम उसे बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट या पैरामाउंट। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, सुप्रीमली इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होती है, या फोकल बोल सकते हैं, फोकस पॉइंट होती है वो उस चीज का। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं। और ओवरराइडिंग देखिए कहां पे यूज किया। डिफेंस इन इज another mutually beneficial sphere of our partnership. Both India and US have an overriding interest in securing our societies and the world from the forces of terrorism, radical ideology and non-traditional security threats. भारत ने अमेरिका के साथ होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर एक डील साइन करी है, एमओयू साइन किया है। मोदी जी ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों का एक ओवरराइडिंग इंटरेस्ट है टेररिज्म से निपटने के लिए, यानी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है। यानी ये दो चीज हम दोनों देशों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है कि हम टेररिज्म से निपटें। उसके बाद है इनकन्वर्टिबल। इनकन्वर्टिबल क्या होता है? अगर आप किसी चीज को कन्वर्ट कर पाते हैं, मतलब आप उसे ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, उसमें बदलाव कर पाते हैं, उसमें संशोधन कर पाते हैं, उसमें परिवर्तन ला पाते हैं। अगर कोई चीज इनकन्वर्टिबल है, मतलब उसमें किसी तरह का संशोधन नहीं हो सकता, उसमें किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं हो सकता, किसी तरह का परिवर्तन या चेंज नहीं हो सकता। तो मोदी जी ने कहा द लॉजिक ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इज इनकन्वर्टिबल। हमारी जो दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, उसका जो लॉजिक है वो इनकन्वर्टिबल है, यानी उसे कोई भी उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, यानी अनडिनाइबल है। यानी अनडिनाइबल मतलब उसको कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता, उसको कोई टाल नहीं सकता। इररिफ्यूटेबल है। अनअसेलेबल, अनअसेलेबल मतलब जिसको कोई बांध ना सके, अनअसेलेबल या अनक्वेश्चनेबल, जिस पे कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा सके। यानी उनका कहने का मतलब यह था कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप का लॉजिक है वो काफी ज्यादा पुख्ता है, उसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है, बहुत ज्यादा वो मजबूत है। अगला शब्द है रेडिकल। रेडिकल मतलब होता है जो अपने विचारों के अंदर इतना ज्यादा अडिग हो कि वो उससे हिलने को रेडी ना हो। इसके लिए हम जनरली एक राइट विंग आजकल वर्ड यूज करते हैं, यानी दक्षिणपंथी विचारधारा, अपने पाथ से एकदम अडिग रहना, लिबरल सोच ना रखना, खुले विचारों की सोच ना रखना, राइट विंग, हम इसे रेडिकल भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने रेडिकल किस सेंस में यूज किया। और स्कर्ज का मतलब क्या है? स्कर्ज का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डाल दे या बहुत ज्यादा सफरिंग जिसकी वजह से आपको झेलनी पड़े।
इसे हम एफ्लिक्शन भी कह सकते हैं या मैनेस भी कह सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, स्कर्ज। ये नाउन की तरह यूज होता है और इसका उच्चारण भी ठीक से करिए। कई लोग इसे बोलते हैं स्कूर्ज या स्कारौज, इसको बोलते हैं स्कर्ज। तो ये देखते हैं किस सेंस में यूज हुआ है। डिफेंस इज अनदर म्यूचुअली बेनिफिशियल स्फीयर ऑफ आवर पार्टनरशिप। बोथ इंडिया एंड द यूएस हैव एन ओवरराइडिंग इंटरेस्ट इन सिक्योरिंग आवर सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। तो यहां से शुरू करते हैं। फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ टेररिज्म, रेडिकल आइडियोलॉजीज एंड द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंडिया हैज 4 decades एक्सपीरियंस इन फाइटिंग टेररिज्म एंड वी शेयर द यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस डिटर्मिनेशन टू डिफीट दिस स्कर्ज। कहने का मतलब यह था, हमें भारत और अमेरिका को दोनों को आतंकवाद से बचाना है। और आतंकवादियों की जो सोच होती है, आइडियोलॉजी मतलब उनकी सोच, उनकी धारणा, वो कैसी होती है? रेडिकल। यानी उन्होंने जो ठान लिया तो वो ठान लिया। तो रेडिकल आइडियोलॉजी होती है, जैसे जो आईसिस के आतंकवादी हैं उनको आप रेडिकल बोल सकते हैं। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक रेडिकल और एक लिबरल। लिबरल मतलब जो थोड़े खुले विचारों का है, जो थोड़ा सा उदार है, और रेडिकल होता है जो बिल्कुल अपनी विचारधारा में, अपनी सोच में एकदम अड़िग है, वो उससे नहीं हिलेगा। तो जो आतंकवादी होते हैं इनको पहले ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश मतलब इनका जो दिमाग है वो एक इस तरह से मोल्ड किया जाता है कि इनकी अपनी सोच खत्म कर दी जाती है। और ये जो आतंकवादियों के सरगना होते हैं, जो उनके हेड होते हैं, लीडर होते हैं, इन्हें बहुत छोटी उम्र से आतंकवाद में ट्रेन करते हैं। तो उनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। उनका अपना दिमाग जो है वो काम नहीं करता, जो उनको सिखा दिया जाता है फिर वो उसी पे अड़िग रहते हैं। इसको बोलते हैं रेडिकल आइडियोलॉजी। और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि हमें अगर इस स्कर्ज से निपटना है, यानी टेररिज्म क्या है? एक तरह का स्कर्ज, यानी एक ऐसी चीज जो आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। स्कर्ज का मतलब आप कह सकते हैं खतरा, एक तरह का खतरा आप इसे बोल सकते हैं, स्कर्ज। तो स्कर्ज को आप विपत्ति बोल सकते हैं, यानी कैलामिटी, बहुत बड़े लेवल की मुसीबत, कैलामिटी या डिजास्टर बोल सकते हैं आप इसे। आफत, बला, कई सारे हिंदी के शब्द होते हैं जो स्कर्ज के लिए यूज किए जा सकते हैं। अगला शब्द है, ये एक नाउन है, प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव जो वर्ड है इसका मतलब होता है कोई विशेष अधिकार। और आपको कोई विशेष अधिकार क्यों दिया गया है जो बाकी लोगों को नहीं दिया गया है? क्योंकि आप किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं, इसलिए आपको दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, भारत का प्रधानमंत्री जो हैं भारत के, जब वो एयरपोर्ट पर जाते हैं तो उनकी एयरपोर्ट पर चेकिंग नहीं होती, उनको उससे एग्जेम्पशन है। इसी तरह भारत के प्रेसिडेंट, उनकी भी नहीं होती, वाइस प्रेसिडेंट की भी नहीं होती। तो ये क्यों है? बाकी सब लोगों की तो होती है, क्योंकि ये इनका प्रेरोगेटिव है, इनका एक विशेष अधिकार है या इन्हें एक विशेष प्रिविलेज मिला हुआ है। प्रिविलेज मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज जब किसी को मिलती है उसे बोलते हैं प्रिविलेज। कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो प्रधानमंत्री है उसे एक विशेष घर मिलता है, जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति भवन में रहता है, तो ये उनके ऊपर प्रिविलेजेस रेस्टोर किए हुए हैं। किसी विशेष व्यक्ति को या किसी विशेष ग्रुप को या क्लास को, तो उन्हें बोलते हैं प्रेरोगेटिव। तो इसमें 2 चीजें होती हैं, या तो कोई विशेष अधिकार या फिर प्रिविलेजेस। इसके सिनोनिम है राइट यानी अधिकार, एडवांटेज, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ये एडवांटेज मिला हुआ है, या ड्यू। सो इस आर्टिकल में कैसे ये वर्ड यूज हुआ? दैट पार्टनरशिप हैज बिकम आवर प्रिविलेज्ड प्रेरोगेटिव एंड आवर प्रॉमिस फॉर आवर पीपल एंड आवर वर्ल्ड। भारत और अमेरिका एक बहुत ही मजबूत आपस में पार्टनरशिप बना रहे हैं, जो दैट एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड द बेल्टवे एंड द रायसीना हिल, यानी जो बहुत दूर तक जाती है। ये एक स्लैंग की तरह यूज किया हुआ है, बहुत दूर तक जाती है, जो कहने का मतलब है, यानी कि जो विशेष पद हैं उनसे भी बहुत आगे जाती है। यानी पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, कि जब मोदी जी और ट्रंप आपस में मिले तो उनका मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे हम मोदी और ट्रंप मिल रहे हैं, या हम 2 राष्ट्रपति मिल रहे हैं, या 2 प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, ये मतलब नहीं था उनका। उनका मतलब ये था कि ये जो पार्टनरशिप है ये इसके बियॉन्ड है, यानी इसमें एक तरह से लोग आपस में मिल रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो पार्टनरशिप है, दैट हैज बिकम आवर प्रिविलेज्ड प्रेरोगेटिव एंड आवर प्रॉमिस फॉर आवर पीपल एंड आवर वर्ल्ड। ये जो पार्टनरशिप है ये हमारा एक प्रिविलेज्ड प्रेरोगेटिव बन गया है। कहने का मतलब इसको हम एक एडवांटेज की तरह देखते हैं, इसको हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है, विशेष एक चीज है उसकी तरह देखते हैं। सो प्रिविलेज का अगर एक शब्द में मीनिंग आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो वो है विशेष अधिकार। अब कुछ ऐसी वोकेबलरी देखते हैं जो नरेंद्र मोदी जी पुर्तगाल की यात्रा पर गए थे अमेरिका से जस्ट पहले, उसमें उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट में 3-4 शब्द यूज किए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। सबसे पहला शब्द है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है रास्ता, या जब ग्राफ पे हम कोई लाइन दिखाते हैं जो किसी चीज का डेवलपमेंट दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ग्राफ है, इसमें कंपनी की ट्रेजेक्ट्री ये है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये काफी तरक्की कर रही है, क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ।
एक कंपनी है जिसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो इस तरह की है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। इसमें उछाल भी है और ढलान भी है। तो एक रास्ता, एक प्रोग्रेशन, एक लाइन ऑफ डेवलपमेंट, उसे हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। और इसका सिनोनिम है रूट यानी रास्ता, पाथ मतलब भी रास्ता, फ्लाइट या एम्बिट। दूसरा शब्द है रीबाउंड। रीबाउंड का क्या मतलब होता है? रीबाउंड का मतलब होता है, मान लीजिए एक दीवार है और इस दीवार पर आप एक गेंद फेंकते हैं, तो ये गेंद टकराकर वापस आती है। तो टकराकर वापस आना यानी गेंद कर रही है रीबाउंड। तो रीबाउंड का मतलब कोई चीज जब रिकवर कर जाती है उसको बोलते हैं रिकवर करने को, यानी रीबाउंड कर रही है। तो किस 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 चीज में कोई चीज रिकवर कर सकती है? वैल्यू के अंदर, अमाउंट के अंदर, स्ट्रेंथ के अंदर। पहले वो डिक्लाइन हुई थी, आपको याद होगा मैंने आपको एक शब्द बताया था, रिसर्जेंस। तो रिसर्जेंस और रीबाउंड ऑलमोस्ट सिमिलर शब्द हैं। कोई चीज जब गिरने के बाद उठती है तो उसे बोलते हैं रीबाउंड। आप उसे रिसर्जेंस भी कह सकते हैं या रिवाइटलाइज या रीइन्विगोरेट, कई तरह के शब्द आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये किस सेंस में यूज हुआ था? देखिए, आवर इकोनॉमिक टाइज कंटिन्यू टू फॉलो एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। कहने का मतलब जो भारत और पुर्तगाल के जो रिश्ते हैं वो ऊपर की तरफ की ट्रेजेक्टरी है उनकी, यानी वो लगातार हमारे जो आर्थिक रिश्ते हैं पुर्तगाल से वो बढ़ रहे हैं। और रीबाउंड यूज हुआ इन दिस रिगार्ड, इन द रिगार्ड पोर्चुगीज इकोनॉमिक रीबाउंड एंड स्ट्रॉन्ग इंडियन ग्रोथ ऑफर एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अस टू ग्रो टुगेदर। पुर्तगाल की जो इकोनॉमी है वो पहले उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब रीबाउंड कर गई है, यानी कि काफी ग्रो कर गई है, रिकवर कर गई है। तो उन्होंने कहा पुर्तगाल का जो इकोनॉमिक रीबाउंड है, यानी आर्थिक मंदी से निकलना, और भारत की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकी वजह से दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं दोनों को ग्रो करने के लिए। उसके बाद शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा ताकतवर या विगोरस। आप इसे बोल सकते हैं काफी हेल्दी। अगर मैं बोलता हूं मेरी जो हेल्थ है एकदम रोबस्ट है, यानी मैं काफी स्वस्थ हूं, काफी ताकतवर हूं। स्टडी, स्टडी मतलब जो आसानी से ना टूटे, आसानी से जिसमें परिवर्तन ना हो, बहुत ज्यादा मजबूत, टफ, पावरफुल, उसे बोलते हैं रोबस्ट। तो भारत और पुर्तगाल के बीच जो रिलेशन है, भारत में जो पुर्तगाल के रिलेशन है वो कैसे हैं? रोबस्ट होने चाहिए। लेकिन यहां पर जो यूज हुआ वो इस सेंस में यूज हुआ, इंडिया टू इज होम टू रोबस्ट एंड डायनेमिक स्टार्टअप इंडस्ट्री। पुर्तगाल के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं, नए बिजनेस हैं, नवीन उद्योग हैं, उनके लिए जो कंडीशंस हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हैं। और भारत में भी मोदी जी ने कहा इंडिया टू इज होम टू रोबस्ट एंड डायनेमिक स्टार्टअप इंडस्ट्री। भारत में भी जो स्टार्टअप्स हैं या नए उद्योग लग रहे हैं उनके लिए जो क्लाइमेट है वो काफी मजबूत है, काफी अच्छी है, रोबस्ट है। अगला है कटिंग एज। कटिंग एज का मतलब होता है अग्रणी, सबसे आगे, सबसे उत्तम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिजिटली विकसित करना चाहते हैं भारत को, तो हमारे पास किस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, किस तरह का रिसर्च होना चाहिए? कटिंग एज, सबसे उत्तम क्वालिटी का, सबसे आगे, सबसे अग्रणी। तो इसे बोल सकते हैं फॉर फ्रंट। फॉर फ्रंट मतलब सबसे आगे। स्पीयर हेड, अगेन सबसे आगे। तो जो लीडर होता है कहीं, वो अपनी फौज को क्या करता है? लीडर स्पीयर हेड करता है, यानी वो सबसे आगे होता है, लीडर, लीड करना। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी कटिंग एज होनी चाहिए। तो इसका जो यूसेज हुआ आर्टिकल में वो कैसे हुआ? कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो गेनिंग मोमेंटम। टू सपोर्ट आवर कोलैबोरेशन इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी वी हैव एग्रीड टू सेट अप अ जॉइंट S&T फंड ऑफ 4 मिलियन यूरो। भारत और पुर्तगाल, हम दोनों आपस में आपसी सहयोग करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे कटिंग एज टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों देशों को क्या चाहिए? सबसे उत्तम, सबसे आगे की टेक्नोलॉजी चाहिए। इसके लिए दोनों देशों ने मिलकर एक S&T फंड बनाया है जिसकी लागत होगी 4 मिलियन यूरोज। और आखिरी शब्द है डायस्पोरा। डायस्पोरा का क्या मतलब होता है? भारत के अगर जो लोग बाहर जाकर रह रहे हैं वो है इंडियन डायस्पोरा। ये एक नाउन है और इसको आप बोल सकते हैं एक्सपैट्रिएट्स। एक्सपैट्रिएट कौन होता है? अब जैसे विदेशी लोग अगर भारत में रह रहे हैं तो वो है एक्सपैट्रिएट। बेसिकली कोई भी व्यक्ति जो अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में रहता है वो है एक्सपैट्रिएट। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सपैट्रिएट, और आप इसको डायस्पोरा भी बोल सकते हैं। तो डायस्पोरा मतलब नाउन। तो जो जो इंडियन डायस्पोरा है वो दुनिया में कहाँ कहाँ रहती है? हर कंट्री में रहती है। कहते हैं आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, आपको भारतीय जरूर मिल जाएंगे। यानी इंडियन डायस्पोरा जो है वो यूनिवर्सल है, दुनिया के हर देश में है।
और जो पुर्तगाल के अंदर भारतीय लोग रहते हैं तो उनको क्या बोलेंगे? द इंडियन डायस्पोरा इन पोर्चुगल हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डीपनिंग आवर बायलैटरल टाइज। यानी कि वो भारतीय लोग जो पुर्तगाल के अंदर रह रहे हैं, वो इंडियन डायस्पोरा जो पुर्तगाल के अंदर रह रही है, उसने काफी बड़ा रोल प्ले करा है दोनों देशों के बीच में रिश्तों को मजबूत करने के लिए। तो ये था वोकैबुलरी लर्न इंग्लिश फ्रॉम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका तीसरा वीडियो मैं बहुत जल्द आप तक लेकर आऊंगा। और आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा और आपने ढंग से देखा है तो आप बताइए कि स्कर्ज का मतलब क्या होता है। स्कर्ज, इसका कमेंट्स में लिख के बताइए। और इस वीडियो में जो भी आपने शब्द सीखे हैं उनके सेंटेंसेस बनाकर भी कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।